जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आज की इस वीडियो में हम 4 मार्च 2021 को आरआरबी एनटीपीसी के जो पहले शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज से 5वें फेज के एग्जाम की शुरुआत हुई है। तो 5वें फेज में ये पहली बार एग्जाम हुआ है और अगर हम लोग यहाँ पर पैटर्न की बात करें तो जो अभी तक एग्जाम होता आया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सारे प्रश्न आपके इजी टू मॉडरेट लेवल के ही पूछे गए हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि अटल पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनतम राशि कितने रुपए दी जाती है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अटल पेंशन योजना के अंतर्गत जो दी जाने वाली न्यूनतम राशि है वह 1000 रुपए रखी गई है। अधिकतम कितनी दी जाती है? तो अधिकतम राशि यहां पर 5000 रुपए दी जाती है। तो पीएम मोदी के द्वारा जो भी हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कार्य करने वाले लोग हैं उनको पेंशन देने के लिए 9 मई 2015 को इसे लॉन्च किया गया था। और अगर कोई व्यक्ति इसमें एनरोल करना चाहता है तो उसकी आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए, ये प्रावधान इसमें रखा गया है। और यहाँ पर जो व्यक्ति राशि निवेश करेगा उसके अनुसार 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से लेकर के 5000 रुपए तक की पेंशन का प्रावधान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, न्यूनतम पेंशन इसमें 1000 रुपए मिलेगी और अधिकतम पेंशन इसमें 5000 रुपए दी जाएगी। तो इससे पहले भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में अच्छे से आपको याद रखना है। एक प्रश्न यहां पर पूछा गया था कि जो विश्व वाइल्ड लाइफ की सूची है उसमें हमारे यहां से क्या शामिल है या फिर क्या शामिल नहीं है। तो कुछ इसी प्रकार का प्रश्न था। एग्जैक्ट प्रश्न क्या था वह आपको नीचे कमेंट में बताना है। और इससे पहले हम लोग वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे मार्च महीने में अनअकैडमी के द्वारा 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक जो भी हमारे रेलवे एग्जाम की तैयारी करने वाले लोग हैं उनके लिए 14 टेस्ट को कंडक्ट करवाया जा रहा है। और ये जो सारे टेस्ट हैं वे आपके स्टैटिक जीके के हैं। तो यहाँ पर आप पूरा शेड्यूल देख सकते हैं। इसके अलावा जो शिप्रा चौहान मैम हैं उनके द्वारा जीके स्कोर बूस्टर सीरीज भी चलाई जा रही है। तो इन सभी टेस्ट की जो लिंक है वह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उन पर क्लिक करके आप इस टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह पूरी तरीके से फ्री है। तो अगर आपको आने वाले समय में सीबीटी 2 का एग्जाम देना है या फिर आने वाले समय में आपको ग्रुप डी का एग्जाम देना है तो यह आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो दिए गए लिंक पर क्लिक करके आपको सिंपली यूज करना है कोड KV10। उसके बाद में आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो कई सारे टेस्ट आपको यहां पर मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी। यहां पर मात्र आप 150 से 200 रुपए पर मंथ में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बेसिकली रेलवे एग्जाम की तैयारी यहां पर आप कर सकते हैं। कई सारी आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, फ्री PDF मटेरियल आपको दिया जाता है। इसके अलावा जो भी एजुकेटर होते हैं उनसे आप यहां पर इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो वहां पर भी आप KV10 कोड यूज करके किसी भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए आते हैं फिर अपने टॉपिक पर। एक प्रश्न पूछा गया कि 15 अगस्त 1947 को कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, JB कृपलानी साहब जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब यहां पर एग्जैक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो जवाहरलाल नेहरू भी ऑप्शन हो सकता है। तो यहां पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में आपके क्या था। तो अगर जवाहरलाल नेहरू होगा तो आप जवाहरलाल नेहरू के ऊपर टिक करेंगे। वैसे अगर हम लोग कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ब्योनेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। पहला जो अधिवेशन है वह बॉम्बे में हुआ था 1885 में, यह भी आपको ध्यान रखना है। और संस्थापक की बात करें तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कांग्रेस पार्टी के संस्थापक थे। अगला प्रश्न पूछा गया था जो कि बहुत ही आसान था कि नरौरा पावर प्लांट कहां पर स्थित है। तो ये आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में है बुलंदशहर जिला और वहीं पर आपको ये मिलेगा। तो 1 जुलाई 1991 को इसकी स्थापना हुई थी। और अगर हम लोग यहां पर यूनिट्स की बात करते हैं तो टोटल 2 इकाइयां आपको देखने को मिलेगी। इनकी क्षमता है 220 मेगावाट। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। हमारे देश का जो सबसे नवीनतम पावर प्लांट है वह आपके तमिलनाडु का कुडमकुलम है, ये आप ध्यान रखेंगे। और सबसे शक्तिशाली की बात करते हैं तो वह भी आपका कुडमकुलम है जो कि तमिलनाडु में है। पहले पावर प्लांट की बात करते हैं तो वो आपका है तारापुर। कौन सा? तारापुर, जो कि आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न पूछा गया कि वल्लभ भाई पटेल जी को किस आंदोलन के उपरांत सरदार की उपाधि दी गई थी। तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो जो बारदोली का सत्याग्रह होता है उसमें बहुत ही अच्छे से नेतृत्व किए जाने के कारण यहां पर बारदोली की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दी जाती है। और ये हुआ कब था? तो 1928 में बारदोली का आंदोलन हुआ था। तो ये प्रश्न वैसे भी 5 से 6 बार पहले
पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि दिशा मिशन किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये काफ़ी पुराना करंट अफेयर आप कह सकते हैं, 2014 से डायरेक्टली ये पूछा गया था। दिशा मिशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय है, जिसके इस समय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी, उस मंत्रालय के तहत इस मिशन को लॉन्च किया गया था। दिशा का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है डिजिटल साक्षरता अभियान। तो 21 अगस्त 2014 को हमारे देश में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए दिशा मिशन को इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ये भी आसान ही प्रश्न था और आप सभी को पता होगा कि हमारे देश के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। आपको ध्यान रखना है अस्थायी अध्यक्ष के बारे में भी, तो सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी सदस्य थे, अध्यक्ष थे। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो हमारे प्रारूप समिति थी, यानी कि जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर साहब, जिन्हें हम लोग संविधान के जनक के नाम से भी जानते हैं, वे हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अच्छा, कल अभी पूछा गया था कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है वह कब हुई थी। तो ध्यान रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और चलिए नीचे कमेंट में आप बताइएगा कि ये जो हमारी संविधान सभा थी इसको डिसॉल्व कब किया गया था। तो एग्जैक्ट डेट सन के साथ में आपको नीचे कमेंट में बताना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि जो हमारे एलिमेंट होते हैं, यानी कि जो हमारे तत्व होते हैं, उनके परमाणु संख्या किसकी बराबर होती है। तो सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि जो भी हमारे परमाणु के एटॉमिक नंबर होते हैं वे किसके बराबर होते हैं। तो ये आप सभी को याद होना चाहिए, प्रोटॉन के बराबर होते हैं एटॉमिक नंबर। और कई बार एटॉमिक नंबर को हम लोग प्रोटॉन की संख्या भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग प्रोटॉन की बात करते हैं तो किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है, इस नाभिक में आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वे इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोटॉन की संख्या होती है वह हमारे एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। प्रोटॉन की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका पता लगाया था गोल्ड स्टीनर साहब ने। किसने? गोल्ड स्टीनर साहब ने। लेकिन जो हमारा प्रोटॉन होता है इसका नाम प्रोटॉन दिया गया था किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा। तो इन दोनों में भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कंप्यूटर से पूछा गया था कि इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ये आपके सामने सारी आउटपुट डिवाइस दी गई हैं, जैसे कि मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्लॉटर हो गया, प्रिंटर हो गया, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है, स्पीच जनरेटिंग डिवाइस है, साउंड कार्ड है, वीडियो कार्ड है, ब्रेल रीडर है, GPS डिवाइस है। तो ये सारे आउटपुट डिवाइस हैं। अब अगर इसके अलावा कोई रहा होगा तो वही ऑप्शन आपका सही रहा होगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि जो हमारा ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है ये आपस में कहाँ पर मिलते हैं। तो ये भी एक बहुत ही आसान सा प्रश्न था। ये दोनों आपस में मिलते हैं नीलगिरी पर। कहाँ पर? जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वही इन दोनों का मिलन बिंदु है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नीलगिरी की अगर हम लोग पहाड़ियों की बात करते हैं तो ये 3 राज्यों में विस्तृत है। कौन कौन से? तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया। तो यहाँ पर ये फैला हुआ है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी नीलगिरी माउंटेन है इसकी सर्वोच्च चोटी है दोद्दा बेटा। क्या है? दोद्दा बेटा है। और एक हमारे यहाँ पर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था वह भी आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह, जिसे हम लोग डिजिटल लिटरेसी वीक कहते हैं, ये किसके द्वारा मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है RBI के द्वारा, यानी कि जो हमारे यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके द्वारा फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए ये सप्ताह मनाया जाता है। अब इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये वैसे कहा जाता है सप्ताह, लेकिन ये मात्र 5 दिनों के लिए ही मनाया जाता है और ये फरवरी माह में मनाया जाता है। लेकिन डेट इसकी फिक्स नहीं होती है। जैसे अगर हम लोग 2020 की बात करते हैं तो 2020 में 10 से लेकर के 14 फरवरी को ये मनाया गया था। लेकिन अगर हम लोग इस साल की बात करते हैं तो 8 से लेकर के 12 फरवरी तक ये मनाया गया। थीम की अगर हम बात करें तो इस बार का थीम था क्रेडिट डिसिप्लिन, क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। ये इस बार का विषय था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निर्मला पुस्तक के लेखक कौन है। तो निर्मला पुस्तक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद्र ने। किसने? मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। प्रेमचंद की वैसे बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन कुछ प्रमुख पुस्तकों के बारे में आपको ध्यान रखना है, जैसे गबन हो गया,
गोदान हो गया, नमक का दरोगा हो गया, बड़े घर की बेटी हो गई। तो ये सारी प्रेमचंद जी की पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि एप्पल इंक के वर्तमान सीईओ कौन है। अब यहाँ पर एक बच्चे के द्वारा यह भी बताया गया कि यह पूछा गया था कि एप्पल इंक के हेड कौन है। तो चलिए एप्पल इंक के बारे में मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूं। अगर हम लोग वर्तमान सीईओ की बात करें तो टिम कुक वर्तमान में इसके सीईओ हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन थे, तो स्टीव जॉब्स इसमें प्रमुख थे। उसके अलावा स्टीव वोजनिक ये भी संस्थापक थे, और रोनाल्ड वेन, यानी कि इन तीनों ने मिलकर के एप्पल इंक कंपनी की स्थापना की थी। स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1976 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो हमारे डूरंड सीमा है वह किन देशों के बीच में सीमा बनाती है। तो ये बनाती है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। किसके? भारत और अफगानिस्तान के बीच में। इससे पहले पूछा जा चुका है कि रेड क्लिफ किन के बीच सीमा बनाती है। तो ध्यान रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में बनाती है। मैक मोहन की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैक मोहन के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा है उसे हम लोग मैक मोहन लाइन कहते हैं। 49 डिग्री के बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा जो 49 डिग्री है वह आपके कनाडा और अमेरिका के बीच में सीमा बनाती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न, और आप कह सकते हैं कि एनटीपीसी का यूएनओ सबसे फेवरेट टॉपिक है। तो इसका जो मुख्यालय है वह आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय मिलेगा। स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। वर्तमान के महासचिव की बात करते हैं तो एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में इसके महासचिव हैं। और कल अभी पूछ लिया गया था कि यूनाइटेड नेशन के पहले अफ्रीकी महासचिव कौन थे, तो वो मैंने आपको बता ही दिया था, नाम था उनका बोट्रस। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यूथॉन पहले एशियाई महासचिव थे, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं 193। कितने हैं? 193। एक प्रश्न पूछा गया था कि जो हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, यानी कि जिन्हें हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जानते हैं, इसको हमने किस देश से लिया है। तो ये जो प्रावधान है ये हमने लिया है आयरलैंड से। किससे? आयरलैंड से ये प्रावधान लिया है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं इन्हें हमारे संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया है, और इसके जो हमारे आर्टिकल हैं वह अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से किसे दीनबंधु की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ पर दीनबंधु की उपाधि की बात करते हैं तो ये दिया गया था चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज को। किसे? CF एंड्रयूज साहब को दीनबंधु की उपाधि दी गई थी। अब ये थे कौन? तो इंग्लैंड का जो चर्च है उसके ये पुजारी थे, और हमारे यहाँ पर जो स्वतंत्रता आंदोलन चला था उसमें भी इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी जी के ये परम मित्र थे, और इन्हीं को दीनबंधु की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये तीसरी या चौथी बार एनटीपीसी में पूछा गया है। ध्यान रखिएगा जो नेशनल वोटर्स डे होता है ये आपका मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब? 25 जनवरी को ये मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्यों मनाया जाता है 25 जनवरी को? क्योंकि इसी दिन 1950 में हमारे यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है उसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन जी। कौन थे? सुकुमार सेन जी। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है सुनील अरोड़ा साहब। कल शाम को पूछ लिया गया था कि जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इनका कार्यकाल भी अभी कल ही पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। तो जो भी इसमें मैक्सिमम होगा वही इनका कार्यकाल होता है। तो ये आपको नेशनल वोटर्स डे और चुनाव आयोग के बारे में ध्यान रखना है। ये एक संवैधानिक बॉडी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 में इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा इसकी स्थापना 12 जून 1905 को की गई थी महाराष्ट्र में। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है। एक प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है। तो बिम्स्टेक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके सदस्य देशों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर के इसके 7 सदस्य देश हैं। कल अभी आपसे सार्क का पूछा गया था जिसमें 8 सदस्य देश थे। आज पूछ लिया गया है बिम्स्टेक का। तो भारत इसमें है, भूटान है, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार, ये सारे आपके बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं। बिम्स्टेक के
फुल फॉर्म की बात करें तो इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को। मुख्यालय कहां पर है तो ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, वहां पर आपको इसका मुख्यालय मिलेगा। और पिछले साल ही इसके नए महासचिव बने हैं जिनका नाम है तेंजिन लेकपाल, और ये आपके भूटान देश के हैं। एक प्रश्न यहां पर पूछा गया था फ्लॉपी डिस्क से संबंधित, तो उसके बारे में आप नीचे कमेंट में बताइएगा। तो इस प्रकार से जो भी प्रश्न मुझे मिले थे उन सभी को मैंने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा जो भी बचे हुए प्रश्न हैं वह आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, या फिर इनमें से अगर कोई प्रश्न नहीं था तो वह भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी जो बचे हुए प्रश्न हैं वह हम लोग दूसरी शिफ्ट के वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इसकी जो PDF है वह आपको कंपाइल करके kvguruji.in या फिर टेलीग्राम चैनल KV गुरुजी के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो यहां पर मैंने टेस्ट सीरीज के बारे में बताया है उसे आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, पूरी तरीके से वह निःशुल्क है।